हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के ऊपर। ये हमारे अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है, अर्थशास्त्र का परिचय। तो हम इसको पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये है हमारा पहला चैप्टर, अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन का विषय है जिसके अंतर्गत किसी भी निकाय, संस्था, कंपनी या देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के सभी वर्गों के आर्थिक विकास से आदर्श आर्थिक मूल्य की प्राप्ति हो। एक अर्थव्यवस्था के सामाजिक बुनियादी ढांचे को मुख्य घटक शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं हैं। आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य है उन सभी गतिविधियों से जो मुद्रा या किसी मौद्रिक वस्तु के आदान प्रदान से की सहायता से होती हो। इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द आइकोनोमिया से लिया गया है। ओइकोनोमिया ओइक्स और नोमस से मिलकर बना होता है। ओइक्स का मतलब होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। अर्थशास्त्र मतलब घरेलू चीज़ों का प्रबंधन कहलाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कहा है साइंस ऑफ मनी। मतलब अर्थशास्त्र के जनक से हम जानते हैं एडम स्मिथ को। शास्त्रीय अर्थशास्त्र को शास्त्रीय राजनीति अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय अर्थशास्त्र आर्थिक विचारों के स्कूल को संदर्भित करता है जो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में विशेष रूप से ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ। शास्त्रीय अर्थशास्त्र आर्थिक विकास और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार रखकर अबंधन, स्वेच्छा, व्यापार और मुक्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। जेबी से डेविड रिकार्डो, थॉमस आर माल्थस, कार्ल मार्क्स और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं जिनके विचार में अर्थशास्त्र शास्त्रीय अर्थशास्त्र की शाखा में रखा गया संबंधित थे। अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विषय कहा है। अल्फ्रेड मार्शल का अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1890 आर्थिक साहित्य में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। यह कई नई अवधारणाओं की शुरुआत से प्रतिष्ठित हुआ, जैसे कि मांग की लोच, उपभोक्ता का अधिशेष और समय तत्व मूल्य द्वैध भाव के संबंध में था। अल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने कहा कि भारी मुनाफा कमाने के लिए मांग और आपूर्ति की कीमत, इन सभी कारकों को विक्रेता द्वारा पूरी तरह समय पर प्रबलित किया जाना चाहिए। इसलिए समय तत्व की कल्पना अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। रॉबिन्सन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभ संसाधनों का विज्ञान कहा था। लेनिन का मानना था कि पूंजीवाद साम्राज्य की ओर ले जाएगा। कार्ल मार्क्स ने प्रसिद्ध वाक्यांश प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार कहा था। कार्ल मार्क्स को शास्त्रीय अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता था। पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल्स। अर्थशास्त्र के प्रकार। दुनिया में 1929-30 की महामंदी के दौरान, उसके बाद वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन और रोजगार के स्तर में भारी मात्रा में गिरावट देखी गई। इसने विश्व के अन्य देशों को प्रभावित किया। अर्थशास्त्र का क्षेत्र दो व्यापक शाखाओं में विभाजित हो गया, जिसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र या वशिष्ठ अर्थशास्त्र, और मैक्रो वृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। राग्नार एंटोन केटिल फ्रिस्क नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स व मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द दिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स समग्र रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और फ्रिस्क ने जन ट्रिब्गरेन के साथ अर्थशास्त्र के गणितीय नियम व विकास का कार्य किया। उन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन को अर्थमिति शब्द द्वारा परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने आर्थिक प्रणालियों का वर्णन करने के लिए सांख्यिकी तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने गतिशील आर्थिक मॉडल में योगदान के लिए जाना जाता है। 1933 में उन्होंने पहला गणितीय आर्थिक मॉडल प्रस्तुत किया जो व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव का वर्णन करता है। उनके बाद के कार्य आर्थिक नियोजन के मॉडल से संबंधित थे। विशिष्ट अर्थशास्त्र, यह व्यक्तिगत इकाई से संबंधित है, जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणा। इसे मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मूल्य प्रमुख निर्धारक है।
यह व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत निर्णय और व्यक्तिगत आपूर्ति पर निर्भर करता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई थी। विशिष्ट अर्थशास्त्र में गोटफ्रीड हेबियर द्वारा अवसर लागत का सिद्धांत दिया गया था। अब बात करें समविष्ट अर्थशास्त्र मैक्रो, यह समग्र रूप से राष्ट्र के साथ व्यवहार करता है। राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति निर्धारक है। यह समग्र मांग का और समग्र आपूर्ति पर निर्भर करता है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक J.M. कीन्स, इंग्लैंड, पुस्तक रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत अर्थशास्त्र व्यय पर मुख्य जोर करता है। कीन्स के अनुसार कीमतें कुछ हद तक कठोर होती है, जिसके कारण घटक सरकारी व्यय किसी भी घटक उतार चढ़ाव उत्पादन में बदलाव ला सकता है। उदाहरण के लिए सरकारी व्यय बढ़ता है तो अन्य सभी व्यय कारक स्थिर रहते हैं, तो उत्पादन में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के लिए मुख्य तौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, चूँकि चौथा और पांचवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के एक उन्नत विस्तार है। बात करें अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्रों में, एक आता है प्राइमरी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, मतलब हम नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके किसी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, यह अन्य सभी उत्पाद बनाने के लिए उपयोग होता है। चूँकि अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद, जैसे हमें पता है, कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि प्राप्त होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। 2023 के अनुसार भारतीय सकल घरेलू उत्पाद, भारतीय GDP, इस क्षेत्र में योगदान लगभग 18.3% था। पैसा इस क्षेत्र में निर्माताओं के लिए कार्यशील पूंजी है। यह क्षेत्र भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, क्योंकि यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में बड़ा है और इसलिए इस क्षेत्र में रोजगार आसानी से उपलब्ध है और इसके लिए किसी भी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंतर्गत काम करने वाला व्यक्ति काम करने के साथ ही कार्य में कुशल हो जाता है और एक कुशल किसान या श्रमिक बन जाता है। यही कारण है कि अन्य क्षेत्रों में इस क्षेत्र के लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते। आर्थिक समस्या मुख्यतः संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। श्रम बाल संकेतक, रेड कॉलर जॉब। और हमारा सेकेंडरी सेक्टर है द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। इसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण और निर्माण के तरीकों का माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम औद्योगिक गतिविधि से जोड़ते हैं। यह प्राथमिक के बाद अगला चरण है। इसमें उत्पाद प्राकृतिक द्वारा निर्मित नहीं होते, बल्कि यह उन्हें बनाना पड़ता है, इसलिए निर्माण की प्रक्रिया आवश्यक है। उदाहरण के लिए पौधे से कपास के रेशे का उपयोग करके हम सूत काटते हैं और कपड़ा बनते हैं। गन्ने को कच्चा माल के रूप में उपयोग करके चीनी या गुड़ बनाते हैं। कच्चे माल का उपयोग करके बिजली या उत्पादन, खेती के उपकरण निर्माण आदि के लिए। चूँकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, तो इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत के घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का 31% हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि औद्योगिक नीतियों का अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र को योगदान बढ़ जाता है। पूंजीगत सामान उद्योग ऐसे उद्योग जो मशीनी औजारों का उत्पादन कर सकते हैं, जिनका उपयोग वर्तमान उपभोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, या कुछ विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और देश के पारंपरिक हस्तशिल्पी उद्योग के लगभग थोक विस्थापन का कोई विकल्प नहीं था। श्रम बल संकेतक, ब्लू कॉलर जॉब। थर्ड सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। यह ऐसी गतिविधियाँ सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में विकास में मदद करती है। ये गतिविधियाँ अपने आप एक अच्छा उत्पादन नहीं करती, लेकिन वह उत्पादन प्रक्रिया में सहायक होती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों या रेलगाड़ियों में ले जाने के लिए जिस परिवहन, कार्गो, भंडारण, दूरसंचार, बैंकिंग, व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवा उत्पादन को उत्पादित करते हैं, इसलिए इसे तृतीय क्षेत्र में डाला जाता है। इसमें हाल ही दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कुछ नई सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ, कॉल सेंटर, कार्गो, सॉफ्टवेयर कंपनियां आदि महत्वपूर्ण हो गई है। मनोरंजन उद्योग अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र हिस्सा है। 2023 के अनुसार भारतीय सकल घरेलू में 59% हिस्सा इसका था। चौथा भी होता है, लेकिन ये इसी के अंदर आता है। इस क्षेत्र में ज्ञान के क्षेत्रों में रूप में जाना जाता है। ज्ञान पर आधारित सेवाएं जैसे शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी,
कर, परामर्श सेवाएं आदि हैं। क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधनों की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 54 से 7.5% विकास दर। पाँचवा क्षेत्र, ये सभी गतिविधियों जिनमें से शीर्ष निर्णय लिए जाते हैं जिसके अंतर्गत सरकार और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का उच्च स्तर के निरंतरता इसके अंतर्गत आते हैं। इसी क्षेत्र में शामिल लोगों की संख्या बहुत कम है, बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था का सामाजिक आर्थिक प्रदर्शन का विशेषज्ञ माना जाता है। इन्हें गोल्ड कॉलर जॉब प्रोफेशनल के नाम से भी जाना जाता है। रियल एस्टेट व्यवसाय द्वितीय और तृतीय दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। रियल एस्टेट संगठित सुनिश्चित काम, सरकार द्वारा पंजीकरण, औपचारिक प्रक्रिया, केवल निश्चित घंटों के लिए काम, ये मजदूरी अलावा अन्य लाभ भी। असंगठित क्षेत्र छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ, सरकार की बाहरी नियंत्रण, कम वेतन वाली अनियमित नौकरियाँ। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, हम 10-10 मिनट ही पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को। धन्यवाद आप सभी का।